एसआरएच वर्सेस आरसीबी। और अब आईपीएल के मैचेस का रिलेवेंस बस इतना सा बचा है कि नंबर 4 पर कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी और टॉप 2 टीम्स कौन सी होने वाली हैं। तो बात पहले अगर नंबर 4 की जाए तो इस वक्त पर 3 टीमें रेस में हैं। पहली है राजस्थान रॉयल्स, जिनका क्वालिफिकेशन उनके खुद के हाथ में है। अगर वो अपना एक मैच जो बचा हुआ है मुंबई के खिलाफ वो जीत लेते हैं तो 16 पॉइंट्स पर पहुंच जाएंगे और क्वालिफाई कर जाएंगे। उनको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना। बच गई पंजाब की टीम, जो पहले 6 मैचेस में से 6 जीती हुई थी। एक मैच उनका बारिश की वजह से धुल गया था, तो 13 पॉइंट्स पर वो टीम थी। अब यहाँ से उनका एक मैच बचा हुआ है लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ। अगर उन्होंने उस मैच को जीता, साथ में उनको ये भी होप करनी पड़ेगी कि राजस्थान रॉयल्स अपना मुकाबला हार जाए, क्योंकि अगर राजस्थान जीतेगी तो वो 16 पर पहुंच जाएगी, पंजाब मैक्सिमम 15 पर पहुंच सकती है। तो राजस्थान रॉयल्स का जो मैच होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। उसी मैच पर 3 टीमों का क्वालिफिकेशन डिपेंड करेगा। बट इन केस राजस्थान रॉयल्स की टीम हार गई, पंजाब की टीम जीत गई, तो पंजाब की टीम के चांसेस अच्छे हो जाएंगे। बट इन केस केकेआर की टीम ने भी अपना मुकाबला जीत लिया डीसी के खिलाफ और अच्छे मार्जिन से जीत लिया, क्योंकि दोनों टीमों के नेट रन रेट में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अगर आप बात पंजाब के नेट रन रेट की करें तो वो 0.227 है और केकेआर का 0.011 है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो एक छोटी सी मार्जिनल विक्ट्री भी नेट रन रेट में जो है वो केकेआर को पंजाब के खिलाफ आगे लेकर के जा सकती है, और अगर आगे लेकर के गई तो केकेआर की टीम भी क्वालिफाई कर सकती है। डीसी और सीएसके ऐसी टीमें जरूर हैं जो मैथमेटिकली आप कह सकते हैं कि 14 पॉइंट पर पहुंच सकती हैं, बट उनके लिए फिर सारे बचे हुए मैचेस उनके हिसाब से जाने होंगे और बड़ी बड़ी हार राजस्थान रॉयल्स जैसी टीम को चाहिए होंगी, तभी जाकर के फिर वो दोनों टीमें क्वालिफिकेशन के लिए रेडी हो सकती हैं। बट उनका सिनारियो जो है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा नजर आ रहा है। अब बात कर लीजिए टॉप 2 टीम की, जिसमें आरसीबी ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है, उसके अलावा जीटी ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है, एसआरएच ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है। तो आरसीबी नंबर 1 रहने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शायद नंबर 2 हो जाए इन केस अगर कोई बड़ी जीत दर्ज कर ले इन दोनों टीमों में से, बट मोस्ट लाइकली आप मान के चलिए कि आरसीबी टॉप ऑफ द टेबल ही रहने वाली है, वो वहां से किसी भी सूरत में नहीं हिलने वाली है। अब जीटी की टीम अपना मुकाबला सीएसके के खिलाफ जीत लेती है तो 18 पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, और एसआरएच की टीम अगर आरसीबी को हरा देती है तो वो भी 18 पर पहुंच जाएंगे। बट लड़ाई है दोनों टीमों के बीच, नंबर 2 पर फिनिश कौन करेगा। तो एसआरएच को चाहिए कि थोड़ा सा अच्छे अंतर से अगर वो इस मुकाबले को जीते आरसीबी के खिलाफ, तो एसआरएच की टीम नंबर 2 पर पहुंच सकती है, क्योंकि जीटी का जो नेट रन रेट है वो है 0.400 और एसआरएच का है 0.350। तो यहां पर भी बहुत बड़ा अंतर नहीं है, तो इसलिए बहुत क्लोज फाइट आपको ओवरऑल पॉइंट्स टेबल में देखने को मिल रही है। अब बात की जाए मुकाबले की, एसआरएच वर्सेस आरसीबी। पिछला मुकाबला जब दोनों टीमों के बीच हुआ था तो वहाँ पर आरसीबी भारी पड़ी थी और एसआरएच की बल्लेबाजी बहुत जल्दी बंडल हो गई थी, लेकिन आपको याद होगा कि 200 रन फिर भी बन गए थे। अनिकेत वर्मा ने डाउन द ऑर्डर आके एक बड़ी ज़बरदस्त पारी खेली थी, लेकिन आरसीबी की शुरुआत जैसे हुई थी, पूरा टूर्नामेंट जिस तरह से चला है, आरसीबी ने मुझे लगता है कि अब वो टेम्पलेट फाइंड आउट कर लिया है कि आपको टी20 क्रिकेट में आईपीएल में सक्सेसफुल होने के लिए किस तरह का बैलेंस होना चाहिए, किस तरह की टीम होनी चाहिए, किस तरह के प्लेयर्स होने चाहिए। वो अब आरसीबी की टीम में एकदम परफेक्ट दिखता है। उनके पास यूथ एंड जो एक्सपीरियंस प्लेयर है उनका मिक्सचर बहुत अच्छा दिखता है, उनकी गेंदबाजी में एक्सपीरियंस है। कुछ टीमों के पास गेंदबाजी में गेंदबाज अच्छे हैं बट वो एक्सपीरियंस लैक करते हैं, बैटिंग ऑर्डर में प्लेयर अच्छे हैं बट वो एक्सपीरियंस लैक करते हैं। आरसीबी के पास एक्सपीरियंस भी है, क्वालिटी भी है, करंट फॉर्म भी अच्छी चल रही है, पिछला सीजन भी उन्होंने जीता था, बैलेंस भी आपको अच्छा नज़र आएगा। आप कोई भी एस्पेक्ट आज की डेट में आरसीबी का देखिए, और ये मिड टूर्नामेंट मैंने कहा था जब उन्होंने एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा मैच चेज डाउन करके दिखाया था, वहाँ पर मैंने कहा था कि इस तरह के मैचेस जब आते हैं और टीम जीतती है तो उससे उसका बिलीफ जो है वो कम्प्लीटली चेंज होता है। जहाँ पर कुणाल पांड्या ने वो पारी खेली थी, और उस तरह की पारियाँ ना हमेशा टूर्नामेंट चेंजिंग पारियाँ होती हैं, और जब आपका मिडिल ऑर्डर आपको मैचेस कंसिस्टेंट बेसिस पर जिताने लग जाए ना, फिर आपको फियर नहीं होता, क्योंकि टॉप ऑर्डर चलेगा तो जिताएगा ही जिताएगा। अब ज़्यादातर टीमों के साथ देखो, बहुत सारी टीमें जो है वो टॉप ऑर्डर पर डिपेंडेंट टीमें हैं। आरसीबी भी कुछ हद तक आप कह सकते हैं, बट आरसीबी सिर्फ टॉप ऑर्डर पर डिपेंडेंट नहीं है, उनका मिडिल ऑर्डर जो है वो बहुत सॉलिड है। इसी की वजह से
आरसीबी की टीम आप देखिए डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में आई वाइल चेजिंग या पहले स्कोर सेटअप करते हुए, तो कभी उनको टीम डेविड ने जिता दिया, कभी रेमोरियो सेफर्ड की पारी आ गई, कभी कुर्राल पांड्या ने खेल दिया, कभी आपने देखे वेंकटेश अय्यर खेले एक आधा पारी, उसके अलावा रजत पाटीदार खेल रहे हैं। सो मिडिल ऑर्डर का स्ट्रांग होना ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऊपर से प्लेयर चल रहे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जिस दिन आपके ऊपर से प्लेयर नहीं चलते उस दिन आपका क्या मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर आपको मैचेस जिता सकता है। आरसीबी के पास है आज की डेट में कि उनका मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर मैचेस जिता सकता है। प्लस उनकी जो गेंदबाजी है, जो एक्सपीरियंस भुवनेश्वर कुमार और जॉस हेजलवुड लेके आते हैं, शुरू में प्रेशर भी बना के रख रहे हैं, विकेट भी निकाल रहे हैं, रन भी लीक नहीं कर रहे। हेजलवुड का जरूर थोड़ा सा हुआ था कि उनके बीच में रन जा रहे थे, फिर उन्होंने जैकब डफी को भी खिला लिया रोमारियो सेफर्ड की जगह पर, तो उससे उनकी बॉलिंग और स्ट्रेंथन हो गई। बट एक चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा जिसमें आरसीबी की टीम में किसी का ध्यान नहीं गया, रसिक सलाम। इंडियन क्रिकेट में बहुत सारे फास्ट बॉलर्स की बात हो रही है, जैसे प्रिंस यादव एक सीज़न के दम पर इंडिया की टीम में सेलेक्ट हो गए। रसिक सलाम पिछले साल भी थे आरसीबी की टीम में, यश दयाल की वजह से उनको उतना मौका नहीं मिल पाया था। बट अगर आप उनका डोमेस्टिक क्रिकेट का वाइट बॉल का रिकॉर्ड देखें पिछले 2-3 साल का, उन्होंने बहुत शानदार परफॉर्मेंस की है। आपको याद होगा 2 साल पहले जब ओमान में इमर्जिंग एशिया कप हुआ था तो वहाँ पर भी गए थे और वहाँ पर वो इंडिया के बेस्ट बॉलर थे। स्पेशली जिस तरह से उन्होंने डेथ में गेंदबाजी करके दिखाई थी, यॉर्कर्स एग्जीक्यूट की थी, वाइड आउटसाइड द ऑफ स्टंप, स्लोअर रन्स अपनी जिस तरह से उन्होंने डाली थी। और प्लस अगर आप उनको पहले से जानते हैं, आपने उनको शुरू से देखा है जब वो मुंबई इंडियंस की टीम में थे, तो आपको पता है कि उनके पास गेंद स्विंग कराने की काबिलियत किस तरह की है। देखो बल्लेबाज का, गेंदबाज का रोल बदलता है तो उसके हिसाब से वो थोड़ा एडजस्ट करता है अपने गेम को। लेकिन रसिक सलाम की यूएसबी क्या रही जब उन्होंने अपनी क्रिकेट शुरू की थी कि वो स्विंग कराते थे, लाइक जैसे भुवनेश्वर कुमार गेंद को स्विंग कराते हैं या दीपक चहर गेंद को स्विंग कराते हैं, वो उनकी यूएसबी हुआ करती थी। बट एज अ बॉलर उन्होंने अपने आप को डेवलप किया, जहाँ पर वो यॉर्कर्स, वेरिएशंस और सब चीज़ें जो है वो उन्होंने अपने तर्कस में ऐड की। आज की डेट में मैं कह सकता हूँ कि वो एक कंप्लीट बॉलर बन चुके हैं। उतना मौका उनको अब इस टीम में नई गेंद से नहीं मिल रहा ना, क्योंकि हेजलवुड भी है, डफी भी है, फिर भुवनेश्वर कुमार भी हैं, उन सब के बीच में नहीं मिलेगा। आपको एक डिफ़िकल्ट रोल मिला है जिसमें आप बहुत कंफर्टेबल नहीं थे। उस रोल में जाके जिस तरह से रसिक सलाम ने गेंदबाजी की है, मुझे लगता है कि हम इंडियन क्रिकेट में बहुत सारे फास्ट बॉलर्स की बात करते हैं कि ये इमर्ज होके आया, वो इमर्ज होके आया, बट जो रसिक सलाम की पिछले 2-3 साल की प्रोग्रेस रही है वो मेरे हिसाब से बहुत कमाल की रही है। और उनका कंट्रीब्यूशन शायद उतना नज़र नहीं आ रहा उस आरसीबी की टीम में, बट उन्होंने कंटिन्यूअस बेसिस पर अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई है। आरसीबी के लिए जो थोड़ा बहुत काज ऑफ कंसर्न हो सकता है मेरे हिसाब से, वो सिर्फ और सिर्फ उनके स्पिनर्स हैं। बट हो क्या रहा है कि फास्ट बॉलर्स इतना अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, स्पिनर्स के ऊपर कभी प्रेशर आ ही नहीं रहा। अगर किसी टीम को, आरसीबी की टीम को हराना है तो आरसीबी के फास्ट बॉलर्स की पिटाई करनी पड़ेगी, देन स्पिनर्स के ऊपर प्रेशर आएगा एंड देन फिर आप जो है वो गेम अपने फेवर में टर्न कर सकते हैं। तो ये हुई आरसीबी की बात। अब बात करते हैं एसआरएच की टीम की, क्योंकि एसआरएच की टीम भी एक टाइम पर बहुत बुरी तरह से स्ट्रगल कर रही थी और हम सब बात कर रहे थे कि यार इस टूर्नामेंट की सबसे खराब गेंदबाजी लाइनअप्स कौन सी हैं, क्योंकि वहाँ पर उस वक्त वो जयदेव उनादकट को खिला रहे थे, हर्षल पटेल को खिला रहे थे और उन बॉलर्स को खिला रहे थे जो शायद परफॉर्मेंस वैसी नहीं दे रहे थे। इनके लिए टर्न अराउंड कब हुआ? जब वो प्रफुल्ल हिंगे ने ओवर डाला, क्योंकि वो प्रफुल्ल हिंगे का ओवर सिर्फ मैच नहीं टर्न करके गया, ये एसआरएच का पूरा कैंपेन चेंज करके चला गया था। वो ओवर जहाँ पर एक ओवर में उन्होंने 3 विकेट ले लिए, उसके बाद उसी मैच में आपने साकिब को अच्छी गेंदबाजी करते हुए देखा, तो अल्टीमेटली उस मैच में 2 अच्छे तेज गेंदबाज जो है वो एसआरएच की टीम को मिल गए और उससे हुआ ये कि इनकी गेंदबाजी सडनली जो है वो अच्छी दिखने लग गई और उसका फॉलोअप भी अच्छा किया। मैं साकिब के बारे में ज़रूर कह सकता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा फॉलोअप किया। आप अगर प्रफुल्ल हिंगे की बात करें तो उनका फॉलोअप उतना अच्छा नहीं रहा, बट ये एक बड़ा नॉर्मल एंड जनरल प्रोसेस है कि प्लेयर आया, पहले मैच में बहुत अच्छी उसने परफॉर्मेंस कर दी, फिर थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स होता है, क्योंकि सेटल डाउन होने में ना किसी भी प्लेयर को वक्त लगता है। लेकिन आज की डेट में मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे करके ना प्रफुल्ल हिंगे भी इस एसआरएच की टीम में सेटल डाउन हो रहे हैं और जितना कंफर्टेबल होते जाएंगे ना इस टीम के साथ, उतना ही परफॉर्मेंस अच्छी आती जाएगी, कंसिस्टेंट आती जाएगी और शायद एसआरएच की टीम की गेंदबाजी और मजबूत होती हुई चली जाएगी। क्योंकि उस मैच के बाद
एहसान मलिंगा ने भी अच्छी गेंदबाजी करनी शुरू कर दी, पैट कमिंस भी आ गए। तो फिर 4-4 जब आपके पास अच्छे गेंदबाज हो गए, बीच में आपने इधर उधर कुछ और प्लेयर्स को भी ट्राई किया, वो ठीक है, मधुशंका भी एक मैच खेले। फिर स्पिन डिपार्टमेंट, शिवांग कुमार शायद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बेस्ट ऑफ स्पिनर्स हैं, लेकिन उनका जो थोड़ा थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन है कि इकोनॉमिकल चले जाते हैं, एक आधा विकेट निकाल देते हैं, तो उससे मुझे लगता है कि ना फ़र्क तो पड़ा है कि आप आज की डेट में ये नहीं कह सकते कि एसआरएच की जो स्पिन बॉलिंग जो है वो बहुत कमज़ोर नज़र आ रही है। तो ऑल इन ऑल आप अगर देखो तो एसआरएच की जो बॉलिंग स्ट्रेंथन हुई उससे एसआरएच को बहुत फर्क पड़ा। एसआरएच आज भी अगर आप देखो तो बैटिंग के फ्रंट पर डाउन द ऑर्डर जो उनका लोअर मिडिल ऑर्डर है वहाँ पर स्ट्रगल कर रही है, वहाँ पर रन अभी भी नहीं बन रहे, लेकिन जिस तरह की कंसिस्टेंसी हेनरिच क्लासन ने दिखाई है वो इस साल बिल्कुल कमाल की रही है। ईशान किशन ने भी काफ़ी कंसिस्टेंसी दिखाई है। अगर आप ओवरऑल देखो ना पूरा T20 वर्ल्ड कप से लेके अभी तक जैसी उनकी बल्लेबाजी रही है तो उस हिसाब से ईशान किशन के भी रन खूब बने हैं। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा को आप अगर देखो तो वो दोनों अल्टरनेट बेसिस पर रन बना रहे हैं, बट अभिषेक शर्मा भी इस सीज़न सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले प्लेयर्स में हैं, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर्स में हैं। ट्रेविस हेड ज़रूर थोड़ा सा लेट से आए थे, पहले 5-6-7 मैचेस उनके रन बिल्कुल नहीं बने थे, लेकिन जब उनके रन बनने शुरू हुए तो उन्होंने भी 2-3 पारियां ऑलरेडी खेल दी हैं। और ट्रेविस हेड ऐसा प्लेयर है जिसके बारे में आप वेट करते हैं कि बड़ा मैच आएगा तो बड़ा कारनामा करेगा, और इस बार एसआरएच की टीम होप कर रही होगी कि ये आरसीबी वाला मैच बड़ा है। बड़ा इसलिए है क्योंकि अगर इनको टॉप 2 में क्वालिफाई करना है तो फिर आपको ट्रेविस हेड से एक धुआंधार पारी चाहिए होगी जो काउंटर अटैक कर सके हेजलवुड के खिलाफ, भूवी के खिलाफ, और वहाँ पर अगर आप उनको शुरू में तोड़ सकते हैं तभी आपका कोई चांस बनेगा। अदरवाइज अगर उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की तो फिर वो प्रेशर बना के रखती है आरसीबी की टीम, छोड़ते नहीं है जो आरसीबी के बाकी बैकअप वाले गेंदबाज है, चाहे उसमें रसिक सलाम हो या कोई भी गेंदबाजी करने के लिए आए, तो वो एक चीज़ आपने देखी है। उसके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी जो है वो एसआरएच की टीम में मुझे लगता है कि साइलेंट कंट्रीब्यूटर रहे हैं, विद द बॉल विद द बैट, क्रूशल पारियां उन्होंने खेली हैं, क्रूशल विकेट्स उन्होंने निकाले हैं। तो एसआरएच की टीम अच्छी है। एसआरएच की टीम में कमजोरी वही जो लोअर मिडिल ऑर्डर है एक दिखती है, उसके अलावा एसआरएच ने सब कुछ अपना ठीक कर लिया है। और क्या जो लोअर मिडिल ऑर्डर की कमजोरी है उसको दूर करने के लिए कुछ कॉम्बिनेशन में चेंजेस कर सकते हैं, लाइक उन्होंने ऑलरेडी जो है लियाम लिविंगस्टन को लिया था तो उनको खिला सकते हैं, लेकिन उनको खिलाएंगे तो फॉरेनर का कॉम्बिनेशन जो है वो फिर उनका हिल जाएगा। मजबूरी ये है कि 4 फॉरेनर्स में अभी आप ट्रेविस हेड को खिला रहे हैं, क्लासन को खिला रहे हैं, पैट कमिंस खेल रहे हैं, एहसान मलिंगा खेल रहे हैं, तो लियाम लिविंगस्टन के लिए कहीं से जगह है नहीं। वो इंडियन प्लेयर पर ही इनको जाना पड़ेगा। अगर इनमें से कोई प्लेयर अच्छा कर देता है जो अभी खेल रहे हैं, स्मरण रविचंद्रन है, उसके अलावा अनिकेत वर्मा है या सलील अरोरा है, इन पर ही आपको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। और मेरा मानना यह है कि अगर उन्होंने कंसिस्टेंट बेसिस पर एक ही प्लेयर को मौका दिया होता तो आज की डेट में वो प्लेयर रेडी हो गया होता। इन्होंने चॉपिंग चेंजेस काफ़ी कर दिए उस जगह पर, क्योंकि वो ऐसा नंबर है ना वहाँ पर फेलियर्स ज़्यादा आते हैं, सक्सेस से ज़्यादा फेल होंगे। वो ऐसा नंबर है, नंबर 6 नंबर 7 की पोजीशन, तो इसलिए आप प्लेयर आइडेंटिफाई करें एंड देन उसको बैक करें। ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि आपको पता हो कि ये प्लेयर है मेरा, यहाँ पर रन बना सकता है, उसको आप आइडेंटिफाई करें और बैक करें। आपको यूजुअली जो आप टॉप ऑर्डर में किसी बल्लेबाज को खिलाते हैं और उसको जितने मौके देते हैं उसके मुकाबले आपको डबल मौके इस नंबर पर देने चाहिए, क्योंकि ये नंबर ईजी नहीं है और इस नंबर पर आपको ये करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आप प्लेयर नहीं बना पाएंगे, या तो आपके पास बना बनाया प्लेयर है देन फिर स्टोरी जो है वो डिफरेंट हो जाती है। तो एसआरएच की टीम ने मेरे हिसाब से यहाँ पर मिस्टेक की है, बट इस मुकाबले में कौन जीतेगा मज़ेदार रहेगा। जो भी है एसआरएच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेम है, आरसीबी के लिए तो ठीक है, एक वार्म अप गेम कह सकते हैं जस्ट बिफोर द प्लेऑफ। अगर आप बात करें तो जीत कौन रहा है कमेंट करके बताइए। वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।